नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीटेट की जो हमारी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत 12/1/2022 को जो सीडीपी बाल विकास का सेक्शन पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 2015 से 2025 तक जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वो आपको मेरे चैनल पर कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनंत पर मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, ये कथन और कारण का प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने की हो गई तब उसने क्या किया, 2 शब्दों का उच्चारण कर पाया। तो इसलिए इसका कहना है कि जो पूजा का विकास है वो कैसा है, निलंबित है। तो ऐसा नहीं है, सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई ऐसा 24 महीने में कर रहा है, कोई 18 महीने में कर रहा है, तो हो सकता है कोई 14 महीने में ही करने लग गया होगा। इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है कि कोई बच्चा था वो 12 महीने में चलने लग गया, कोई 8 महीने में चलने लग गया, कोई 14 महीने में चलने लग गया। तो इसकी जो पर्याप्त एज होती है अकॉर्डिंग टू उसके, ये सभी क्या है, आगे पीछे हैं, लेकिन ये विकास की सही अवस्था के अंतर्गत है, तो ये निलंबित में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या दे रहा है अब देखते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि कथन गलत और कारण सही हो, जो उसको भी देख लेते हैं। विकासात्मक प्रतिमान जो होते हैं बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की भविष्यवाणी करते हैं। बिल्कुल सटीक आयु की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। क्रम का निर्धारण हो सकता है कि शिशुवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, वो तो हो सकता है, लेकिन सटीक आयु नहीं हो सकती कि 12 महीने में बच्चा चलने ही लग जाएगा, 12 महीने में बच्चा बोलने ही लग जाएगा। तो क्या है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। अगले प्रश्न को देखेंगे, एकदम धुआंधार तरीके से प्रश्नों को उड़ाते हुए चलेंगे। मध्य बाल्यावस्था का काल कौन सा कहा जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है 6 वर्ष से 11 वर्ष का समय। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखेंगे, 5 साल की बच्ची इनमें से क्या कर सकती है, बताना है आपको। चलिए देखते हैं। संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, नहीं भाई। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की, देखिए एकदम बाहियात, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, काट दीजिए। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, नहीं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, बिल्कुल प्रतीकात्मक खेल खेल सकती है, सैम्बल प्ले खेल सकती है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए क्या जिम्मेदार है, स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन। तो सबसे परफेक्ट परिवार हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार परिवार है। अगले प्रश्न को देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है तो क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहलाता है भैया, समायोजन कहलाता है। बहुत बार प्रश्न आता है, ये ट्रेंडिंग प्रश्न है, बी आंसर सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बार बार आता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारणों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो चलिए भाई, किनको मानते हैं देखते हैं। तो संस्कृति और भाषा दोनों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। स्कीमा का गठन और में बदलाव, नहीं, इसको नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का, नहीं। फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ दिया, ए में दिया, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने किस पे जोर दिया है, भाषा और संस्कृति पे। अगले प्रश्न को देखेंगे, लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के किस पर बल देता है, तो ये किस पे देता है लेव वाइगोस्की का, चलिए देखते हैं। पुरस्कार और सजा, नहीं। वेदांत प्रत्यय स्मरण, नहीं। सहकर्मी बातचीत और पाठ, सी आंसर सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की किस पे बल देते हैं भैया, उनका जो समाजशास्त्री सिद्धांत है वो सहकर्मी बातचीत और पाठ पर क्या करता है, बल देता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। बहुत बार बता रखा है मैंने इसको, प्रीवियस ईयर क्लासेस में बहुत बार इसको बता रखा है कि कोई भूमिका नहीं होती, नहीं भैया, सहायक की भूमिका होती है, एक निष्क्रिय भूमिका नहीं।
अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। एकदम सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। आदर्श पारस्परिकता की समझ गलत हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, नहीं। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। एकदम सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा भैया, तर्कशास्त्रीय गणितीय, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा, यहाँ पे आपको भरना है क्या आएगा, के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक को इसके किसके रूप में देखा जाना चाहिए भाई, तो इसको एक समस्या के रूप में, एक बोझ के रूप में या एक बाधा के रूप में, बताइए भाई फटाफट। तो इसको देखना चाहिए एक संसाधन के रूप में, ये आंसर सही हो जाएगा। एक सोर्स के रूप में देखना चाहिए। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह किसका उदाहरण है, यहाँ पे आपको भरना है ये किसका उदाहरण है। ये जेंडर रूढ़वादिता जो उसके दिमाग में भरी हुई है कि लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां खो खो खेलेंगी, ये किसके दिमाग में भरा हुआ है, टीचर के दिमाग में भरा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जेंडर रूढ़वादिता कहेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, एकदम ए आंसर सही हो जाएगा। प्रत्यय स्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ नहीं, ये गलत हो जाएंगे सारे, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। तो चलिए देखते हैं। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, एकदम सही है भाई, भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है भाई, चलिए देखते हैं। सीखने का अनुकूल माहौल, इसकी आवश्यकता होती है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे उनकी चुनौतियों की पहचान कैसे करेंगे हम। लिखित पाठ को समझना, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, यही हो जाएगा भैया, बी आंसर सही हो जाएगा। इससे हम क्या समझ जाएंगे कि उनमें न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, जिसकी वजह से वो इसी पे अटके हुए हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाइयां होती हैं, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। तो किसकी है भैया, किसे पठन क्षेत्र में किसका करते हैं, अधिगम में कठिनाई महसूस करते हैं, वो सफल समावेशन के लिए किसकी आवश्यकता होगी। चलिए बताइए भाई, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, इससे तो उनको और समस्या बढ़ जाएगी। भाषा विषयों में उचित छूट, बिल्कुल सही बात है, उनको छूट देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि क्या है, अधिगम पठन क्षेत्र में क्या करते हैं, वो अधिगम में महसूस करते हैं कठिनाई को। अगले प्रश्न को देखेंगे, बी आंसर सही हो जाएगा। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके समावेशन से मदद मिलेगी। भाई देखिए किसके समावेशन में मदद मिलेगी, चलिए देखते हैं। वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से किसको मिलेगी, इनको भी मिलेगी। चलिए ए आंसर भी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, उनको भी क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा।
वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्क की घात है उनको भी सहयोग मिलेगा। असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, इन चारों को सहयोग मिलेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों आंसर सही हो जाएंगे। कि उपकरणों का और नई नई तकनीकों का इनको क्या होगा? सभी को फायदा मिलेगा। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? चलिए देखते हैं भाई। ये में क्या कह रहा है? आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। नहीं भाई, ऐसा नहीं, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। बच्चे कैसे हैं? दिव्यांगता वाले हैं, तो उनके समावेशन के लिए सामग्री तो हमें सही देनी पड़ेगी। कैसी देनी पड़ेगी? सही देनी पड़ेगी। ये प्रतिभाशाली का कह दिया है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कैसा देना है? आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। तो वो प्रतिभाशाली है, उनको कैसे देनी पड़ेगी सामग्री? थोड़ी सी कठिन और नेक्स्ट लेवल की देनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। स्वलीनता, जो स्वयं में मगन रहते हैं, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। नहीं, इससे तो वो और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या हो रहे हैं? स्वलीन है। पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। नहीं, जिनको पहले से ही दिक्कत है उनको ऐसा नहीं दे सकते आप। वाक्य हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह बाह्य प्रेरकों द्वारा निर्देशित, देखिए निगेटिव वर्ड आ गया भाई, क्या है? निर्देशित तो होता है, निर्देश देता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। नहीं, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य एवं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है भाई? चलिए बताइए भाई। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? चलिए देखते हैं। सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर नहीं, निष्क्रिय प्राप्ति पर नहीं भाई, ये गलत बात हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के बारे के रूप में देखता है, एकदम सही हो जाएगा। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पे जोर देती है भाई। ये आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, ये किसके उदाहरण हैं? तो चलिए देखते हैं ये किसके उदाहरण है भाई। उच्च क्रम चिंतन कौशल, एकदम सही हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? चलिए देखते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। कैसे महसूस करें भाई? प्रतिबंधित महसूस नहीं करवाना है, ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें, एकदम सही है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो चलिए देखते हैं भाई, किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, बिल्कुल इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में किसकी भावना पैदा करनी चाहिए? अलगाव, बहिष्कार, हीनता, जुड़ाव करनी चाहिए भाई। ए आंसर सही हो जाएगा। कथन कारण का फिर से एक प्रश्न आ गया है, इसको देख लेते हैं फटाफट। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। बिल्कुल सही बात है। ए हमारा कैसा है? ए सही है। अब देखते हैं आर। पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अब देखिए, कोई भूमिका नहीं निभाता है क्या पूर्व ज्ञान? तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ए तो हमारा ठीक है,
ये राइट है, लेकिन बी आर क्या हो जाएगा, आर फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए कहाँ दिया है, ए सही है आर गलत है। देखिए सी में दिया गया होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में इतने देर नहीं लगनी चाहिए आपको ढूंढने में। ए में क्या होगा, बोथ ए एंड आर राइट, और बोथ ए एंड आर फॉल्स ये डी में होगा। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे फटाफट आप ऑप्शन ढूंढ सकें और सही आंसर टिक कर सकें। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। बताइए भाई कौन सा सही है। दंड से बचाओ आंतरिक प्रेरणा, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा नहीं, आंतरिक प्रेरणा में नगद पुरस्कार, दंड से बचाओ ये कहाँ से आ जाएगा भाई। जिज्ञासा ये तो आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। रुचि, रुचि आंतरिक प्रेरणा है, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आज की प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को भी देख लेते हैं और आपका स्कोर क्या रहा है आप अवश्य बताइए। आपको इनमें से कितने के सही आंसर खुद पता थे। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए भाई, चलिए देखते हैं। असफलता का डर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये डर अगर बैठ गया पहले से ही तो फिर पढ़ाई आगे नहीं होगी भाई। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, एकदम सही बात है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से क्या करेंगे आप, उसी आधार पे बच्चे को पढ़ाएंगे। सफलता के लिए इनाम नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं, बी आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ डेली शाम को 6 बजे। प्रीवियस ईयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज। जय हिंद, जय भारत।